अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं आपका उर्दू मुदर्रिस शेख ज़ाकिर आज एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। प्यारे बच्चों, 10वीं जमात की उर्दू के हवाले से आज पहला टॉपिक आपके सामने पेश किया जा रहा है शेर चौथे दरवेश की। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने मीर अमन के बारे में पढ़ा था, दास्तान के बारे में पढ़ा था। दास्तान में हमने देखा दास्तान की खुसूसियात। दास्तान में हमने देखा कि उसमें माफूकुल फितरत अनासर किस्से बयान किए जाते हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तो वही किस्सा ये जो शेर चौथे दरवेश की है, जब हम ये पढ़ेंगे हमें दास्तान की खुसूसियत के बारे में मालूमात मिल जाएगी कि दास्तान में वाक़ई ऐसे किरदार पेश किए जाते हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। ऐसे किस्से होते हैं जो ख़याली किस्से होते हैं। ये दास्तान जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसका खुलासा आपके सामने, मुख्तसर सा खुलासा आपके सामने पेश करूँगा। दास्तान आपके सामने पेश की है शेर चौथे दरवेश की। प्यारे बच्चों, अधूरी सी दास्तान है, लेकिन मैं मुकम्मल करने की, बड़े ही दिलचस्प अंदाज में मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा ताकि जो भी सवाल आपके जहन में गूंज रहा होगा वो यहाँ पर आप देखकर मुकम्मल कर सकते हो। प्यारे बच्चों, बात करते हैं किस्सा चार दरवेश। उसी से लिया गया चौथे दरवेश का किस्सा आपकी निसाबी किताब में शामिल है। तो मैंने कहा किस्सा चार दरवेश, तो कितने दरवेशों पर मुश्तमिल ये कहानी है? चार दरवेशों पर मुश्तमिल ये बागो बहार जो है वो लिखी गई है, जिसमें पहला दरवेश, दूसरा, तीसरा और आपकी निसाबी किताब में चौथे दरवेश का जिक्र किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये असल में बागो बहार का ही एक हिस्सा है। तो असल में इसमें चार नहीं बल्कि एक तमहीदी किस्सा भी है, आज़ाद बख्त का किस्सा। तो मैं आपको शुरुआत से बता दूं कि किस्सा चार दरवेश की शुरुआत फिर कैसे होती है, उससे पहले क्या होता है। ठीक है, हमें जब पहले पता नहीं होगा तो आगे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं बताने की कोशिश करूंगा किस्सा चार दरवेश असल में अमीर खुसरू की लिखी हुई दास्तान है जो फ़ारसी में लिखी गई थी। तारीख़ के हवाले से किताबों में लिखा गया है कि ये किस्सा चार दरवेश जो अमीर खुसरू ने लिखी है, असल में उसने अपने एक पीर, अपने एक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की अलालत के दौरान, यानी कि जब वो बीमार थे, उसको सुनाने के लिए ये जो कहानी किस्सा चार दरवेश जो है वो लिखी है। लेकिन फिर बाद में तारीख़ के हवाले से जब तारीख़ के पन्ने पलटते हैं, नकादों ने, अदीबों ने इस बात की जाँच की और ये कहा गया कि ये किस्सा चार दरवेश जो है, इस पर मबनी ये जो बातें ये बिल्कुल गलत हैं। वो इसलिए कहा गया क्योंकि बागो बहार के मुसन्नफ़ के हवाले से जब बात आती है कहा जाता है कि वो एक शिया है, लेकिन जबकि हम बात करें इसकी अमीर खुसरू की, वो सुन्नी है। तो वहाँ से ये बात साबित आती है। खैर, हम बात करेंगे किस्सा चार दरवेश की। तो उसमें सबसे पहला किस्सा आपके पास आता है तमहीदी किस्सा। चार दरवेशों से पहले एक पहला तमहीदी किस्सा आता है, वो आता है आज़ाद बख्त का बेटे। ये मुल्क रोम का एक बादशाह होता है आज़ाद बख्त। ठीक है, बहुत ही अच्छा, ठीक है, इंसाफ पसंद बादशाह जो था, अपने ज़माने का गुजरा ये बादशाह। तो इनके यहाँ औलाद नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ये औलाद से महरूम थे। इस गम में आकर ये तन्हाई में जाना चाहते थे, खुशा नशी होना चाहते थे, लेकिन अपने एक खादम की वजह से, अपने एक वज़ीर की वजह से इसने अपना ये इरादा तर्क किया। कौन सा इरादा? इनके यहाँ औलाद नहीं होती थी, बहुत बड़ी जागीर थी इनके पास, निज़ाम था, हुकूमत थी, लेकिन औलाद नहीं थी। औलाद का गम, उस गम की वजह से ये तन्हा होना चाहते थे। ठीक है, गोशा नशी होना चाहते थे, खुद को एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहते थे जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो। लेकिन वज़ीर के कहने पर इसने अपना ये इरादा तर्क किया। जब इसने अपना ये इरादा तर्क किया तो फिर शाम को बैठकर इसने एक किताब पढ़ी। उस किताब में देखा, लिखा गया था कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो कब्रिस्तान का रुख करे। तो इसने वही किया। तो इसने अपने थोड़ा दिल को बहलाने के लिए, ठीक है, तो ये शाम को कब्रिस्तान का रुख करता है। जब ये शाम को कब्रिस्तान का रुख करता है, वहाँ पर अचानक इसको चार दरवेश नज़र आते हैं जो गहरी नींद में सोए हुए थे। ये चार दरवेश, वहाँ पर आग की अंगीठी नज़र आती है और वहाँ पर इसको चार दरवेश नज़र आते हैं। बेटा देखिए, किस्सा चार दरवेश की बात कर रहा हूँ, लेकिन किस्सा चार दरवेश से पहले आपके सामने तमहीदी किस्सा बयान किया जा रहा है आज़ाद बख्त का, जो मैंने अभी आपको बोला। ठीक है, जब इसने इन चार दरवेशों को वहाँ पर देखा गहरी नींद में, तो ये वहीं पर रुका और एक पेड़ के पीछे बैठकर जो है उनको देखने लगा। तो उनमें से एक दरवेश को छींक आती है, तो सारे चारों के चारों दरवेश अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए जो है वो उठ जाते हैं, नींद से बेदार होते हैं। फिर वहाँ से पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश एक एक करके अपनी कहानी को बयान करता है। पहले दरवेश की अगर मैं बात करूँ, यमन के बेटे का ताजर था, ठीक है, वहाँ पर। और दूसरा दरवेश जो था वो ईरान का शहजादा था। तीसरा दरवेश जो था अजम के बादशाह का बेटा था। और आपकी निसाबी किताब में चौथे दरवेश का जिक्र जो किया गया वो चीन के बादशाह का बेटा था।
तो ये 4 दरवेश, पहले तो यमन के बेटे, यमन का जो बेटा, यमन के बड़े ताजर जो थे उनका बेटा था, तो उसने अपनी कहानी को मुकम्मल किया। फिर दूसरे दरवेश ने वो कहानी मुकम्मल की। फिर तीसरे दरवेश में, इस तरह करते करते चारों दरवेशों ने अपनी कहानी मुकम्मल की। लेकिन आज़ाद बख्त जो था वो इन चारों दरवेशों की कहानियों को कान लगाकर सुन रहा था। तो आपकी निसाबी किताब में आपका सबक शेर चौथे दरवेश की। ठीक है, किस्सा कुछ इस तरीके से शुरू होता है। किस्सा हमारी बेसुरू पाई का अब सुनो, टिक अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो। ये चौथा दरवेश अपनी कहानी को बयान करता है। और चौथा दरवेश किस तरीके से अपनी कहानी को बयान करता है, असल में ये चौथा दरवेश जो है चैन के बादशाह का बेटा है। तो ये जो चैन का बादशाह उस ज़माने में था, तो कहा जाता है कि उसकी हुकूमत थी, लेकिन अचानक वो बीमार हो जाता है। बीमारी की हालत में, आपको खुलासा बता रहा हूँ, पूरी किताब का खुलासा। तो बीमारी की हालत में उसने अपने भाई को बुलाया और कहा, मैं अब इस दुनिया से रहलत फरमा रहा हूँ, ठीक है, तो वसीयत के तौर पर मेरी ये बातें तुम बजा लाइयो, मेरी ये बातें तुम याद रखना जो मैं आपको कहने वाला हूँ। वो कौन सी बात थी? उसने कहा कि मेरे जाने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद सारी हुकूमत आपको संभालनी होगी। किसको कहा? अपने बेटे को नहीं, अपने भाई को कहा। और क्या कहा? एक तो कहा कि मेरी हुकूमत जो है, ये पूरा निज़ाम जो है, पूरी हुकूमत जो है ये आपको संभालनी है, और मेरे बेटे की तरबियत भी करनी है आपको। और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो बड़े होने के बाद एक तो ये जो बादशाहत होगी वो इसके हवाले करोगे, और दूसरी मेरी वसीयत ये है कि आप अपनी बेटी की शादी जो है मेरे बेटे के साथ करवा दोगे। क्यों? इससे क्या होगा कि बादशाहत जो है वो हमारे खानदान में कायम रहेगी। ये वसीयत कौन करता है प्यारे बच्चों? ये वसीयत जो है ये चैन का जो बादशाह था ये अपने भाई से वसीयत कर रहा है जब वो बीमार था। ठीक है, तो ये वसीयत जब उसने की तो इसके भाई ने वैसा ही किया। जब इनका इंतकाल होता है तो हुकूमत का निज़ाम संभालना उन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो जब इन्होंने हुकूमत का निज़ाम संभालना शुरू किया तो उसके बाद ये जो इनका बेटा था, यानी कि इसका भतीजा जो था, तो उसकी इब्तदाई तालीम भी वहीं घर पर शुरू, इसको ज़नाने महल में रखा गया। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इसका जो चचा था ये असल में काफिर साबित हुआ, ऐसा समझ लीजिए आप। इन्होंने जैसा कि वसीयत की थी इनके भाई ने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया, उसका उल्टा किया। उस ज़माने में उस वक्त की बात है कि ये जो चैन का बादशाह था उसका एक गुलाम था, हबशी गुलाम, मुबारक जिनका नाम था, वफादार गुलाम था। तो वो जो इसका चचा है उस मुबारक को बुलाता है और कहता है कि आप एक काम करो, मैं आपको बहुत दौलत दूंगा, लेकिन आप एक काम करो, ये बादशाह का बेटा जो है ये बड़ा हो गया है, अब मुझे हुकूमत इसको देनी पड़ेगी, अपनी बेटी की शादी भी इसके साथ करवानी पड़ेगी, जो मुझे गवारा नहीं होता। आप एक काम करो, आप कहीं दूर ले जाकर इसका कत्ल कर डालो, कानो खान किसी को खबर ना होनी चाहिए। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जब मुबारक के कानों में ये खबर आई, जब उसने ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो परेशान हो गया। तो उसने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा ये हबशी गुलाम मुबारक जो था ये असल में उस चैन का जो बादशाह था असल में, ठीक है, उस शहजादे का जो बाप था ये उसका वफादार था। ये सीधा शहजादे के पास जाता है और उनसे कहता है कि बेटा बादशाह ने यूँ कहा है मुझसे। तो ये जो बादशाह का शहजादा है, ये छोटा बेटा जो है ये डर जाता है। ठीक है, इसलिए डर जाता है कि अब ये मुबारक जो है ये मुझे कत्ल करने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने इस छोटे शहजादे को इत्मीनान दिलाया और कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपकी जान लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं एक तदबीर निकालूंगा। ठीक है, हम एक आइडिया निकालेंगे जिसकी वजह से आपकी जान भी बच जाएगी और आपकी हुकूमत भी आपको मिल जाएगी। उसने कहा मैंने सोच के रखा है। असल में जो आपका बादशाह, आपके वालिद साहब जो थे उनका एक दोस्त था, वो जिन्नू का बादशाह था, ठीक है, मलिक सादिक। तो शहजादे की जान बचाने के लिए इसने क्या किया, शहजादे को उस जगह पर ले गया जहां पर इसके वालिद का खजाना मौजूद था। एक खुफिया जगह पर ले गया जो सिर्फ मुबारक को पता थी। जब वहां पर ले जाता है मुबारक, वहाँ पर एक कुर्सी बिछी हुई थी, उसके नीचे फ़र्श जो था वो हटाया, वहाँ पर इमारत नज़र आई, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें, वो खुमे, ठीक है, वो सारा कुछ वहाँ दास्तान में नज़र आया। तो क्या होता है बाद में, तो जब वहाँ पर पहुँचे तो उस शहजादे ने कहा आखिर ये क्या माजरा है, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया, वजह क्या है यहाँ पर लाने की। तो उस मुबारक हबशी ने कहा बेटा असल में ये जो दीवार अंदर इस बिल्डिंग में जो आपको बूझने ये बंदर दिखाई दे रहे हैं, ये 39 बंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मलिक सादिक ने तोहफे के तौर पर आपके वालिद साहब को दिए हैं। तो उन्होंने कहा ये बेजान बंदर, इनका क्या फ़ायदा। तो
मुबारक ने कहा ये सिर्फ 39 बंदर हैं, अगर 40वां बंदर भी हमें मिल जाएगा तो ये सारे बंदर काम के होंगे, क्योंकि एक बंदर के मातहत 1000 जिन थे, एक बंदर के मातहत 1000 जिन थे। एक बंदर जो भी कहता वो हजारों जिन जो है उनकी बात मान लेते, लेकिन बंदर कितने थे वहां पर? सिर्फ 39। तो 40वें बंदर की तलाश थी, वो सिर्फ किसके पास था? मलिक सादिक के पास था। तो उन्होंने तदबीर सूझी, उन्होंने यही कहा कि अगर हमें 40वां बंदर मिल जाएगा तो आपको अपना तख्त भी मिल जाएगा और शहजादी के साथ आपकी शादी भी हो जाएगी। तो क्या होता है, ये मुबारक जो है निकल जाता है सफर के लिए, कहां पर? मलिक सादिक की ओर। जिन्हों का बादशाह जो था वहां पर निकल जाते हैं, किसको लेकर? शहजादे को लेकर। आहिस्ता आहिस्ता सफ़र के दौरान बहुत थकावट महसूस होती है, ठीक है। मुबारक को वहाँ पर जो है काफिला जो इनका जा रहा था, वहाँ जब ये मंजिल के करीब पहुँचे तो इनको वो जिन नज़र आए मुबारक को, लेकिन शहजादे को नज़र नहीं आ रहे थे। फिर वो सुरमा निकाल कर वो सारी चीज़ें इनकी आंखों पर लगाई, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें इनको, वो जिन वगैरह जो थे इनको नज़र आई। मैंने पहले ही कहा दास्तान में माफूकुल फितरत अनासर किस्से, ऐसे किस्से जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मुलाकात होती है मलिक सादिक के साथ। किनकी? मुबारक और शहजादी की मुलाकात होती है। तो सारा माजरा जो था, जो भी इनके साथ गुजरा हुआ था, सब जो था मलिक सादिक को बता दिया। तो मलिक सादिक ने बड़ी जो है इनकी मेहमान नवाजी करने के बाद, इनका हाल सुनने के बाद कहा मुझे बेहद अफसोस हुआ कि आपके साथ ये हुआ। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन आपकी मदद तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन उसके बदले में मेरा एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी दास्तान ख़त्म हो जाती है कि जब ये मलिक सादिक के पास पहुँचते हैं और मलिक सादिक कहता है कि मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। शेर चौथे दरवेश की 10वीं जमात का पहला चैप्टर जो है दास्तान के हवाले से, यहीं पर आपकी कहानी ख़त्म होती है। और जब भी मैं क्लास में ये कहानी को ख़त्म करता हूँ तो तुलबा के जहन में ये सवाल उठ जाता है, सर इससे आगे क्या हुआ? क्या इस शहजादे को इसका तख्त वापस मिला? क्या इस शहजादे को मलिक उस अपने चचाजाद बहन के साथ शादी हुई? ठीक है, वो जो इसका चचा जो था, जो हुकूमत पर कब्जा करके बैठ गया था, क्या उसने हुकूमत वापस की या नहीं की? क्योंकि वहाँ पर कहानी को ख़त्म किया गया है। तो मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आगे क्या होता है, तो मुबारक और शहजादे ने जब ये बात सुनी कि जब जिन्हों के बादशाह ने कहा कि मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन आपको पहले क्या करना है, मेरा एक काम करना है। उन्होंने तस्वीर निकाल के दी और कहा कि आप इसको ढूंढ कर लाओ मेरे पास, तो आप जो कहोगे उससे ज़्यादा मैं आपके साथ करूँगा। तो शहजादा जो था निकल गया इसको ढूंढने के लिए। उस तस्वीर पर जो लड़की थी, लड़की की तस्वीर एक थी, तो उसी को ढूंढने के लिए निकल गया। तो मुबारक भी साथ था। बहुत जद्दोजहद करने के बाद, बहुत सालों के बाद, हर जगह ढूंढने के बाद आखिरकार वो शहजादी, ठीक है, आखिरकार वो लड़की जो है वो इनको मिल जाती है। जब वो लड़की इनको मिल गई तो अब लेने वाले ही थे मलिक सादिक के पास, लेकिन शहजादे का इरादा बदल जाता है। जब शहजादे का इरादा बदल गया कि नहीं, मुझे इस खूबसूरत सी लड़की को उस मलिक सादिक के हवाले नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, मुबारक ने बहुत समझाया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने वादा किया है, हमें ऐसा करना गवारा नहीं होगा। तो इसने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक तदबीर सूझी, फिर एक आइडिया इनके जहन में आया। तो मुबारक जो था उसने कहा हम इसके जिस्म पर एक तेल लगाएंगे जिसकी वजह से वो बदबू जो है वो आएगी और हो सकता है आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, ठीक है। तो इन्होंने वही किया, वो बदबूदार तेल उसके जिस्म पर लगाया, तो ले गए इसको जिन्हों के बादशाह मलिक सादिक के पास। जब वहां पर पहुंचे, जैसा ही वो बादशाह ने वो बदबू महसूस की तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। किन के ऊपर? इन दोनों के ऊपर, मुबारक के ऊपर भी और साथ ही साथ शहजादे के ऊपर भी बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद वो भड़क उठा, लेकिन गुस्से में आकर यहाँ से शहजादे ने उसके पेट में चाकू रसीद किया। किसके पेट में? वहाँ पर बादशाह था मलिक सादिक जिन्हों का बादशाह, उसके पेट पर चाकू रसीद कर लिया। तो उसने वहाँ पर गुस्से में आकर इसको वापस हमला किया, एक लात मारी, एक लात रसीद की किताबों में लिखा गया है, और ऐसी लात रसीद की कि किसी दूसरी दुनिया में जाकर गिर गया। दास्तान की मैं बात कर रहा हूँ, प्यारे बच्चों गौर से सुनिएगा। जब ये किसी दूसरी जगह पर बेहोश पाया गया, तो जब ये उठ रहा है, ये शहजादा अपने आप को तन्हाई में पा रहा है, लोगों से बोल रहा है कि बादशाह कहाँ है, तो ये परेशान हो जाता है, ठीक है। ना इसको शहजादी मिलती है, ना मुबारक मिलता है, ना वो जिन्हों का बादशाह जो था वो भी नहीं मिलता है। तो अब ये परेशान हो गया। अब ये खुदकुशी करने वाला है, ये शहजादा, ये ऊंचे किसी पहाड़ पर चढ़कर खुदकुशी करने वाला है। लेकिन वहाँ पर एक लिबास पहने हुए एक शख्स सामने आता है और कहता है कि
आप खुदकशी करने का इरादा जो है ये तर्क कर दीजिए। आपके लिए एक तदबीर में देता हूँ, जाइए मुल्क, कहाँ पर जाइए आप, मुल्क रोम जाइए, मुल्क रोम जाइए, वहाँ पर आपको 3 दरवेश मिलेंगे, उनके साथ मुलाकात कीजिए, फिर वहाँ का जो बादशाह है वो आपकी इस मुश्किल को दूर करेगा। यही होता है। फिर ये मुल्क रोम पहुँचता है, वहाँ पर उन 3 शहजादों के साथ इनकी मुलाकात होती है, एक जगह बैठ जाते हैं, अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं और ये आज़ाद बख्त इनकी कहानी सुनता है और आखिरकार वहाँ पर आज़ाद बख्त के यहाँ एक बेटा भी पैदा हो जाता है। जब इनको खबर पहुंचती है तो ये आज़ाद बख्त के पास पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं, आज़ाद बख्त इनकी मदद करता है और ये अपनी अपनी परेशानियों से निकल आते हैं। ये थी आपकी दास्तान शेर चौथे दरवेश की। ये पूरी दास्तान नहीं है, ये किस्सा 4 दरवेश जो है ये उसमें से एक किस्सा है, छोटा सा मुख्तसर, वो भी अधूरा किस्सा शेर चौथे दरवेश की। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इसको मैं मुख्तसर अल्फाज में मुकम्मल करने की कोशिश करूं। तो ये था आपका शेर चौथे दरवेश के हवाले से एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसके हवाले से जो भी सवालात आपके जहन में उजागर हो रहे थे वो ज़रूर दूर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।